अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द सेल। फर्स्टली हमारे पास आती है जो सेल। व्हाट इज़ सेल? सेल अगर हम अपनी बेसिक्स की बात करें, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज़ द सेल? सेल क्या है? सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उतना लेंथ भी नहीं होगा, शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा कि जो हमारी सेल है क्या, असल में सेल है क्या, जो आपको हेल्प करेगी लोअर क्लास में भी। हाँ, जो हमारे हायर क्लासेस है, जैसे अगर हम देखें कोई 11th में है, 12th में है, वहाँ पे एक एक महीना लगता है सेल को पढ़ने में। अगर फिर कोई टेक्निकल कोर्स करता है कोई आगे, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गई, एमएलटी हो गया, या जो भी वट एवर, ओटी हो गया, बीएससी ओटी, एनएससी टेक्नीशियन हो गया, तो उसमें ये एक टॉपिक है ही है वहाँ पर। लेट्स स्टार्ट। जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द सेल। तो व्हाट इज सेल? जो सेल है ये बेसिक फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी है, ठीक है। और जो ग्रुप ऑफ सेल्स जैसे मिक्स होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वो टिश्यू बनाते हैं। और जो टिश्यूज़ होते हैं इसके बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी होती है ये डेवलप होती है एक जाइगोट से। जाइगोट को हम सिंगल सेल भी बोलते हैं, जो जनरेट होता है फर्टिलाइजेशन की वजह से। तो इसकी जो डेफिनेशन है सेल की, ये आप लिख सकते हैं, राइट डाउन भी कर सकते हैं मेरे साथ। आप लिखें, द सेल इज़ बेसिक फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। द ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड एज टिश्यू। द टिश्यू हैव मेनी डिफरेंट फंक्शंस। जो टिश्यूज़ है उसके बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। और जो ह्यूमन बॉडी होती है ये डेवलप होती है कहाँ से? जाइगोट से होती है। और जाइगोट क्या है? खुद जाइगोट एक सिंगल सेल है, जो कैसे होती है? जो जनरेट होती है फर्टिलाइजेशन की वजह से, ठीक है। सिंपली आप लिख सकते हैं, द सेल इज द बेसिक फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। द टिश्यू हैव मेनी डिफरेंट फंक्शंस। द ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम ए जाइगोट। जाइगोट इज ऑल्सो ए सिंगल सेल, जनरेट्स बाय फर्टिलाइजेशन। तो इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल की कितनी टाइप्स है, सेल की कितनी किस्में हैं? तो इसमें पहले आती है हमारे पास एसिडोफिल सेल्स, ये एक टाइप हो गया। तो उसके बाद दूसरी आती है एडिपोज सेल, ठीक है। पहले आती है हमारे पास एसिडोफिल सेल्स, दूसरी आती है एडिपोज सेल, तीसरी आती है एयर सेल, ठीक है। और जो चौथी आती है, इसमें आते हैं हमारे पास अल्फा सेल आती है, बीटा सेल्स आते हैं, बेसल सेल्स आते हैं, बेसोफिल सेल आते हैं, कॉलमनर सेल आते हैं, क्यूबाइड सेल आते हैं, डॉटर सेल आते हैं, एंडोथेलियल सेल आते हैं और एपिथेलियल सेल आते हैं। और जो मेन आप याद रखो, वो आप 3 याद रखो मेन: एसिडोफिल सेल्स, एडिपोज सेल और एयर सेल। बाकी जितने भी हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत याद रखो, आप इनको भी याद रखो। जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा: एसिडोफिल सेल, एयर सेल, एडिपोज सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, बेसल सेल, बेसोफिल सेल, क्यूबॉइड सेल, कॉलमनर सेल, डॉटर सेल, एंडोथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल। ये हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ सेल्स। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, अगर हम देखें, तो हमारे पास जितनी भी मैंने आपको सेल्स बताई इतनी नहीं होती, हमारे पास इससे भी और ज़्यादा होती है। वो आपको याद नहीं रखनी है, बस जस्ट आपको आप नोट्स राइट डाउन कर, आप नोट्स बनाओ, एग्ज़ाम में आ सकते हैं ये कि आप टाइप्स ऑफ सेल बताओ। फिर इसके बाद अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एडिपोज सेल हो गया, एयर सेल हो गया, एंडोथेलियल सेल हो गया, बीटा सेल हो गया, अल्फा सेल हो गया, कुछ सेल्स हैं ऐसी और भी है, जैसे गैंग्लियन सेल हो गई, जर्म सेल हो गई, गेंट सेल हो गई, म्यूकस सेल हो गई, नर्वस सेल हो गई, पिगमेंट सेल हो गई, प्लाज्मा सेल हो गई, पस सेल्स हो गई, रेड ब्लड सेल यानी कि जिसको हम आरबीसीज कहते हैं, और हमारे पास स्टेलेट सेल्स आते हैं, टेस्ट सेल्स आते हैं, हमारे पास आते हैं विजुअल सेल्स, हमारे पास आते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे, नोट करोगे, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा फिर इंशाल्लाह पीडीएफ बना के। तो इसके बाद अगर हम देखें, जो हमारी सेल होती है इसका स्ट्रक्चर कैसा है,
जो ये सेल है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। हाँ, मैं बताऊंगा आपको। जो एक सेल होती है ये एक वेरियस शेप की होती है, सच एज ये स्क्वायर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, ये स्ट्रेट भी हो सकती है, और भी बहुत। और जो सेल है इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स एंड दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल वॉल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। पहला हो गया सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल वॉल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म, और तीसरा हो गया हमारे पास न्यूक्लियस। ये 3 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। ये इसके 3 जो पार्ट है ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद रखना है। ये कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में, आप 9th से लेके हायर स्टडीज़ में ये आते ही आते हैं। तो अब हमारे पास जो पहला आता है वो है सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कंसिस्ट होती है 2 फॉस्फोलिपिड लेयर्स की। ये 2 फॉस्फोलिपिड लेयर्स की बनी होती है, और ये एक्ट करती है बैरियर और रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ मटेरियल। जो सेल में मटेरियल जा रहा है इन और आउट, तो इसके लिए कौन ये है जिम्मेवार, कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन है? ये है सेल मेम्ब्रेन। और जो ये एक्ट करता है ये एक कम्युनिकेशन चैनल भी होती है इंटरनल और एक्सटर्नल सेल के इन्वायरमेंट में। जो सेल का इन्वायरमेंट है आउटसाइड या इनसाइड द सेल, ये उसमें क्या है, ये कम्युनिकेशन चैनल है। और जो तीसरा मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, इसमें आप याद रखें, जो हेड होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का। आप एग्जांपल ले लो, ये मेरे पास फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, एग्जांपल ले लो आप। इसका जो हेड है ये इलेक्ट्रिकली चार्जड है, ठीक है, और ये हाइड्रोफिलिक है। ये पानी को पसंद करता है, इसको हम बोलते हैं वाटर लविंग भी बोलते हैं, जिसको हम हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। हाइड्रोफिलिक को हम वाटर लविंग कहते हैं हमारे नेचर में, ठीक है। और इसके बाद जो इसकी टेल है, ये मान के चलो, अब ये हेड हो गया था, ठीक है, ये टेल है। और जो ये टेल है ये इसका उल्टा है, जैसे वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, ये पानी को पसंद करता है नेचर में। और जो इसकी टेल है, टेल का जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक होगी कि ये वाटर को नापसंद करती है, इट हेट्स द वाटर, ठीक है। ये नेचर में पानी को पसंद नहीं करता है। तो हम आगे चलेंगे, हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला सेल वॉल हो गया, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है ये कंसिस्ट है सेलुलर कंटेंट्स किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट मसल्स के बगैर ये सेल्यूलर कंटेंट्स है। इसमें जो आते हैं साइटोप्लाज्म में, जो हमारे कंपोनेंट्स है वो क्या क्या आते हैं? वो आते हैं हमारे पास साइटोसोल। पहला आता है हमारे पास साइटोसोल। ये एक फ्लूइड पोर्शन होता है सेल का, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। और जो दूसरा होता है ये कंसिस्ट होता है अबाउट 55% जो टोटल सेल वॉल्यूम, ये इसका दूसरा पॉइंट है। और जो इसका तीसरा पॉइंट है, पहला हो गया साइटोसोल, ठीक है। साइटोसोल किसका कंपोनेंट है? ये कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का। इसका दूसरा जो पार्ट है, मैं एक बात आपको बताना भूल गया, जो साइटोसोल है ये सराउंड करता है ऑर्गेनेलिज को, ठीक है। ये ऑर्गेनेलिज के इर्द गिर्द होता है। ऑर्गेनेलिज, आप बोलोगे ऑर्गेनेलिज क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, यहाँ बहुत और भी बहुत सारे। तो इसके बाद ये हो गया पहला पॉइंट। साइटोप्लाज्म में पहला पॉइंट आ गया साइटोसोल। अब इसका दूसरा पॉइंट आएगा वो है ऑर्गेनेली, ठीक है। जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास साइटोस्केलेटन। इसका तीसरा पॉइंट है। साइटोप्लाज्म की हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं अभी। पहला हो गया साइटोसोल, दूसरा हो गया ऑर्गेनेलीज, ठीक है, तीसरा है अब साइटोस्केलेटन। तो जो साइटोस्केलेटन है ये एक नेटवर्क होता है किसका? प्रोटीन फिलामेंट्स का, ठीक है।
ये प्रोटीन फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है। जो माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं ये थिनेस्ट फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये थिनर होते हैं, किनसे? माइक्रोट्यूब्यूल्स से। और मोटे होते हैं, थिकर होते हैं, किनसे? मैक्रोफिलामेंट्स से। इसका हम तीसरा पॉइंट देखें, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, ये लार्जेस्ट होते हैं और ये हॉलो ट्यूब्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सेंट्रोजोम। पहला हो गया साइटोसोल, दूसरा हो गया ऑर्गेनेलिस, तीसरा हो गया साइटोस्केलेटन, चौथा हो गया सेंट्रोजोम। ये लोकेट होती है, जो सेंट्रोजोम ये लोकेट होता है नियर द न्यूक्लियस, से न्यूक्लियस के पास होता है। इसमें ये कंसिस्ट करता है 2 बॉडी पार्ट्स को। पहला आता है सेंट्रियोल्स, ठीक है। दूसरा आता है सेंट्रोसिफियर। जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये स्मॉलर बॉडीज होते हैं और जो सेंट्रोसिफियर होता है ये सराउंडिंग मास होते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट आता है सीलिया एंड फ्लैजिला। ये आप फ्रेंड्स याद रखो, ये हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्म के। साइटोसोल हो गया, ऑर्गेनेलिस हो गई, साइटोस्केलेटन हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, सीलिया एंड फ्लैजिला पढ़ना है। तो जो सीलियाज होते हैं ये शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे आप बाल मान के चलो, ठीक है। इसके बाद होते ये एक्सटेंड होते हैं, कहाँ से? सेल सरफेस से ये एक्सटेंड होते हैं। ये दूसरा पॉइंट आ गया इसमें। और जो अब तीसरा आ गया, ये हमने सीलिया की बात की, अब हम फ्लैजिला देखेंगे। फ्लैजिला एज लाइक एज सीलिया ही होते हैं, ये भी आप मान के चलो बाल ही होते, बाल के जैसे ही होते हैं, फ्लैजिला सीलिया की तरह होते हैं। लेकिन ये होते हैं लॉन्गर देन सीलिया। अगर सीलिया इतना सा है तो फ्लैजिला इससे लंबा होगा, ठीक है। तो आप देखोगे जो सीलिया होते हैं ये भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जो फ्लैजिला होते हैं ये भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। और अब हम आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे इसका एक और कंपोनेंट, वो है ER, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के नाम से भी बोलते हैं, या जिसका हम शॉर्ट में ER लिखते हैं उसको हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये एक नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म। ये एक नेटवर्क होता है, कहाँ? ये इंटरकनेक्ट करता है आपस में मेम्ब्रेन को, किस में? साइटोप्लाज्म में। इट हैज़ 2 टाइप्स। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसके 2 पार्ट्स है। तो पहला आता है इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। दूसरा आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा कि स्मूथ क्या है, रफ क्या है। आप खाली याद रखो कि एंडोप्लाज्मिक के 2 टाइप्स है, 2 पार्ट्स है, ठीक है। ये इंटरकनेक्टिव मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म में। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके 2 पार्ट्स है, एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको हम RER शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको हम SER लिखते हैं। तो हम आगे चलेंगे, एक और कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, वो है गोल्गी एपरेट्स। तो फ्रेंड्स ये अभी हम कंपोनेंट्स ही पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्म के, आप कंफ्यूज मत हो, ये हम साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या जिसको हम गोल्गी एपरेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है ऑल सेल्स में। कौन? गोल्गी एपरेट्स ऑलमोस्ट हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये लार्ज होते हैं साइज में, और क्या करते हैं ये? प्रोटीन सिंथेसिस और एक्सपोर्ट, ये इनका काम होता है। एक तो प्रोटीन सिंथेसिस करना और एक्सपोर्ट करना। ये बने होते हैं गोल्गी सिस्टर्नी के। अबाउट कितने? 3 से लेकर 20 तक ये बने होते हैं गोल्गी सिस्टर्नी के। तो आगे चलेंगे हम, और जो सिस्टर्नीज है ये एक कप लाइक शेप देते हैं, किसको? गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को शेप किन की वजह से मिलती है? इन सिस्टर्नीज की वजह से मिलती है। तो अब हम एक और देखेंगे इसमें, लाइसोसोम्स, ये भी कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म में हम एक और देखेंगे, वो है लाइसोसोम्स। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन क्लोज्ड वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन क्लोज, आप याद रखें, ये मेम्ब्रेन क्लोज्ड वेसिकल्स होते हैं। ये ऑलमोस्ट होते हैं 60 टाइप्स पावरफुल एंजाइम्स के, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव भी बोलते हैं, या प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव में। ये जो लाइसोसोम्स है ये 60 टाइप्स के होते हैं, पावरफुल एंजाइम्स होते हैं,
हाइड्रोलाइटिक एंड डाइजेस्टिव प्रेजेंट होते हैं। ये परफॉर्म करते हैं ऑटोफैगी प्रोसेस। यहाँ पर ऑटोफैगी जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। जो ऑटोफैगी प्रोसेस है ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनेल्स डाइजेस्टेड होते हैं, जिसमें ऑर्गेनेल्स डाइजेस्ट होते हैं, हजम होते हैं। और इसमें एक और पॉइंट पड़ता है, लाइसोसोमल जो एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स एंजाइम्स जो होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स जिसको हम बोलते हैं, ये परफॉर्म करते हैं ऑटोलिसिस को। ऑटोलिसिस हो गया कि जिसमें ये अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपनी ही सेल को ये तबाह कर देते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे लाइसोसोम्स के बारे में। अब हम इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी साइटोप्लाज्म का एक कंपोनेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये इसकी जो शेप साइज होती है, ये ससेज शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, आगे चलेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें 2 मेम्ब्रेन्स है। ये इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स, जिसको हम आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो स्पेस होती है प्रेजेंट बिटवीन दीज मेम्ब्रेन्स, जो भी ये स्पेस प्रेजेंट होती है इन मेम्ब्रेन्स के बीच में, ये फ्लूइड होती है, ये भरी हुई होती है फ्लूइड के साथ, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो आगे चलेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। और क्या करते हैं यहाँ पे? ये एटीपी रिलीज करते हैं। ये यहाँ इसको हम बोलते हैं दे रिलीज एनर्जी, दे रिलीज एनर्जी बाय एटीपी। ये एनर्जी को रिलीज करते हैं एटीपी की हेल्प से, एटीपी की मदद से। ठीक है, एटीपी को हम फुल फॉर्म में कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ये थे आपके, मैं जल्दी इसके की पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा। जो साइटोप्लाज्म में ये कंसिस्ट होते हैं किसके? साइटोजोल हो गए, ऑर्गेनेल्स हो गई, द साइटोस्केलेटन हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, सिले एंड फ्लैजेला हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेट्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब जो हमारे पास आते हैं, तो फ्रेंड्स अब हमारे पास आते हैं न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस के पास आते हैं। ये 2 पार्ट्स हमने पढ़ लिए। सेल मेम्ब्रेन हो गया, जिसको हम सेल वॉल के नाम से भी जानते हैं, साइटोप्लाज्म भी हो गया। अब जो तीसरा मेन कंपोनेंट है सेल का जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये सारे बहुत सारे ये साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं सेल का कंपोनेंट, जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है, जो हमारे पास बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही होता है। लेकिन एक जगह ये नहीं होता, ये एब्सेंट होता है, वो है मैच्योर रेड ब्लड सेल। वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और जहां पे ये एब्सेंट है, जहां एक जगह ये मौजूद नहीं है, एक्सेप्ट कौन सी है? वो है मैच्योर रेड ब्लड सेल। वहां पे ये प्रेजेंट नहीं होती है। सो इसकी जो शेप होती है वो होती है ओवल होती है, स्फेरिकल शेप्ड होता है। और जो हमारे पास बहुत सारी स्फेरिकल बॉडीज होती है, ये प्रेजेंट होती है किसमें? न्यूक्लियस में, जिनको हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। ठीक है, और आगे चलेंगे। जो न्यूक्लियोलाई है ये किसकी साइट होती है? ये आरएनए सिंथेसिस करता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जो फंक्शन होता है न्यूक्लियर का, इसका फंक्शन जो होता है ये होता है प्रोड्यूसिंग राइबोसोम्स। इसका काम होता है कि राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे चल के हम देखेंगे जो हमारे पास होती है, अब सेल डिवीजन होती है। ठीक है, और जो सेल डिवीजन है ये आप याद रखिएगा, नोट डाउन भी करके रखिएगा।
हमारे पास आते हैं जो सेल एक होती है, सेल डिवीजन का मतलब है कि जो सेल जो डिवाइड होती है फर्दर फिर, ठीक है। और जो सेल डिवीजन का जो पहला फेज आता है वो है जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं, और दूसरा फेज इसका मियोसिस होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज माइटोसिस, सेकंड वन इज मियोसिस, ठीक है। और जो माइटोसिस में होता है, माइटोसिस में पहले प्रोफेज होता है, ठीक है, उसके बाद मेटाफेज होता है, उसके बाद एनाफेज होता है, उसके बाद टेलोफेज होता है, ठीक है। ये माइटोसिस का था। और जो दूसरा है वो है मियोसिस, ठीक है। हम इसका अलग से एक लेक्चर बनाएंगे कि माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है। पहले आप फिलहाल के लिए आप सिंपली याद रखो कि जो सेल डिवीजन होती है वो होती है 2 फेज में होती है, एक तो होती है माइटोसिस, दूसरी होती है मियोसिस। सो मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा कि सेल डिवीजन में क्या क्या होते हैं, एक एग्जांपल के साथ दूंगा। अब हम देखेंगे जो सेल है, ये हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इसका, जो फंक्शंस ऑफ सेल होती है, ठीक है। तो जो फंक्शंस ऑफ सेल है वो पहला है हमारा जो सेल है उसका क्या काम है। तो उसका पहला काम है रेस्पिरेशन, ठीक है। और रेस्पिरेशन में हमारे पास बहुत सारे रेस्पिरेशंस आती है। पहली आती है हमारे पास एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरी आती है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, तीसरी आती है हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन, चौथी आती है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, पांचवी आती है हमारे पास लैबोर्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसमें इसके बाद हमारे पास एसिमिलेशन आती है, एक्सक्रीशन आती है, ग्रोथ या रिपेयर जिसको हम बोलते हैं, या मूवमेंट होती है, या रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सेलरेटेड रेस्पिरेशन, एमोर्फिक रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, स्लो रेस्पिरेशन। और रिप्रोडक्शन में हमारे पास आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन ऑफ सेल है। दोस्तों जो आज का ये टॉपिक था ये यहीं तक था, द सेल। तो आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक जो मेरा जो फोकस है वो ये है कि जितने भी हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या जितने भी हमारे बहन भाई पढ़ रहे हैं, नर्सिंग के लिए पढ़ रहे हैं या ऑपरेशन थिएटर के लिए पढ़ रहे हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचना थ्रू वीडियोस, ताकि उनको भी कुछ मिले। क्योंकि जो किताबें हैं, किताबों में उतना लिखा नहीं होता है कि इंसान, और उतना समझ भी नहीं आता है। अब जितना हो सके जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ लो। मैं इतना बोलूँगा, जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ लो। क्योंकि कोई जो टीचर भी आते हैं वो उतना ठीक से उनका समझ भी नहीं आता है, कभी कभार ऐसे झाड़ देते लेक्चर तो हो गया। अब यह है कि आप एक काम खुद भी पढ़ो, लेक्चर भी देखो, और जहाँ से जो भी रिसोर्सेज हो वहाँ से आप पढ़ो। बस अपने फोकस करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करें। हम भी आपका साथ देंगे इंशाल्लाह थ्रू और लेक्चर्स और वीडियोस। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो हमारी चैनल है, अगर आप हमारे चैनल, हमने ये न्यू ओपन किया अपनी चैनल, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो हमारे जो वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे, और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।